ये है राहुल और उनकी वाइफ काजल। कई समय से बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने डॉक्टर के कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल टेस्ट करवाए। इन टेस्ट में उन्हें पता चला कि असल में राहुल अपनी मर्दानगी खो चुके हैं, यानी कि अब चाह करके भी वो कभी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकते और ना ही कभी बाप बन सकते। ऐसा ही सेम केस आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के एक कपल भारती गुप्ता और अरुण गुप्ता की, जो करीब 8 सालों से एक बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे और उन्होंने 4-5 बार IVF भी ट्राई किया, पर हर अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल। और उनकी फैमिली ने इस पूरे इशू का ब्लेम भारती पर डाल दिया और सालों तक उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी किया। लेकिन फिर 10 साल बाद मेडिकल रिपोर्ट में ये पता चला कि भारती नहीं बल्कि अरुण इनफर्टाइल था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ 3 ऐसे रीजंस के बारे में जिनकी वजह से भारत के अंदर इनफर्टिलिटी रेट बढ़ते जा रही है और आखिर क्यों इतने सारे IVF क्लिनिक खुल रहे हैं हमारे भारत के अंदर। तो कुछ रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अराउंड 2 करोड़ से भी ज्यादा कपल्स इनफर्टाइल है और कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत बहुत जल्दी दुनिया का इनफर्टिलिटी कैपिटल बन सकता है, यानी कि नपुंसकता की राजधानी। A recent survey done in 6 metros demonstrated that the incidence of infertility in the age group of 30 to 40 is as high as 48%. And according to a new report published by the World Health Organization, around 17.5% of the adult population, which again, roughly 1 in 6 worldwide, experience infertility. मास्टरबेशन से अगर आप बहुत अर्ली मास्टरबेशन स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है। हे गाइस, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है ब्रेक द कंफर्ट के नए एपिसोड में। इस YouTube चैनल पर हम इंडिया के बारे में, हमारे यूथ के प्रॉब्लम्स के बारे में इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। लेट्स बैक टू द टॉपिक। अच्छा, शुरुआत करते हैं इनफर्टिलिटी कहते किसे। तो जब कोई कपल कई बार फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी बच्चा पैदा करने में नाकामयाब रहता है तो ऐसा कपल इनफर्टाइल कहा जाता है। अब ये प्रॉब्लम मेल या फीमेल दोनों में से किसी को भी हो सकती है, लेकिन कई सालों तक लोग साइंस ये मानते थे कि मेल इनफर्टिलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, यानी कि दुनिया के 90% मर्द ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी कब होता है? देखो दोस्तों, मेल इनफर्टिलिटी तब होता है जब मेल के सीमन के अंदर एवरेज स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म काउंट या उससे कम हो जाता है, तो उस आदमी को इनफर्टाइल कंसीडर किया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड का यही एवरेज स्पर्म काउंट आज से 30 साल पहले तक 60 मिलियन स्पर्म काउंट ऑफ सीमन था, लेकिन गेस करो कि आज ये कितना हो गया होगा? उससे 3 गुना कम, सिर्फ 20 मिलियन स्पर्म काउंट, जो कि इनफर्टिलिटी से सिर्फ 5 मिलियन ज्यादा है। अब अगर हम हमारे भारत की मर्दानगी की बात करें तो साल 2015 में अर्नेस्ट एंड यंग नाम की कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में एक मेंशन किया था कि भारत के अंदर इनफर्टिलिटी रेट अराउंड 2%, यानी 2015 के अंदर 100 में से सिर्फ 2 ही लोग इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से परेशान थे। लेकिन भाई आज की अगर हम बात करें, 2022 में जब दिल्ली के एम्स में एक स्टडी कंडक्ट की गई तो पता चला कि 10 से 15% कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। कई रिसर्च का तो ये भी मानना है कि अगर इनफर्टिलिटी रेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तो बहुत ही जल्दी हमारी कंट्री इनफर्टिलिटी का कैपिटल बन सकती है। लेकिन भाई ये इनफर्टिलिटी एक्चुअल में होता कैसे? तो चलो इसको बिल्कुल सिंपलीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली टेस्टिस एक मेल बॉडी का स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, जहाँ से फ्लूइड के साथ मिलकर के सीमन फॉर्म करता है। अब मोस्ट इनफर्टिलिटी केसेस में स्पर्म प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो स्पर्म फ्लूइड के मिक्स होने से पहले ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर ब्लॉक हो जाता है। इसी कंडीशन को अजूस स्पर्मिया कहते हैं। ऐसा होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन के आसपास या फिर रिप्रोडक्शन ऑर्गन में ही इंजरी, जिसकी वजह से बॉडी में सफिशिएंट हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाते। अब ये इनसफिशिएंट हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन का कोई एक रीजन नहीं, ज्यादातर मिक्सचर्स ऑफ फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है। लेकिन आज हम 3 मेजर रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। पहले रीजन पर जाने से पहले बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से बहुत सारे मर्द इनफर्टिलिटी का सामना करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे जैसे मेल्स की उम्र बढ़ते जाती है तो मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाता है। रिसर्च के हिसाब से 22 से 25 साल एक मेन की सबसे फर्टाइल पीरियड होती है एंड ऐसा कहा जाता है कि 35 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फर्टिलिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि फीमेल की फर्टिलिटी रेट अराउंड 32 साल की उम्र के बाद, और वहीं पर एक मेल अपने 50 साल की उम्र तक फर्टाइल रह सकता है, और 50 साल की उम्र के बाद ही एक मेल फर्टिलिटी कम होती है। तो भरी जवानी में जो मर्द अपनी मर्दानगी को खो रहे हैं
उसके पीछे एज तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। फिर अब ये सवाल आता है कि आखिर भरी जवानी के अंदर जो भारतीय मर्द अपनी मर्दानगी खोते चले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका पहला रीजन है मैरिज। 2019 के अंदर हैदराबाद के एक सेंटर ऑफ सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 973 ऐसे मर्दों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जो कि फर्टिलिटी से परेशान थे, लेकिन उन्हें चेक करने पर ना तो उन लोगों के स्पर्म काउंट में कोई कमी मिली और ना ही उन्हें मेल्स में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मिली। ये शादीशुदा अच्छे खासे हट्टे कट्टे मर्द नौजवान थे, लेकिन फिर भी अपनी मर्दानगी खो चुके थे। इसलिए काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद रिसर्च में ये पता चला कि उन लोगों के अंदर अराउंड 30% ऐसे मर्द थे जो कि सिर्फ इसी वजह से इनफर्टाइल थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सेम गोत्र के अंदर शादी की थी या फिर उनके पेरेंट्स कभी रिलेटिव हुआ करते थे। लेकिन भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेम गोत्र के अंदर शादी करने से हमारी मर्दानगी के ऊपर फर्क पड़ सकता है? तो इसी में स्टडी रिसर्च ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जब लोग सेम गोत्र में शादी करते हैं तब उनके जेनेटिक्स डिलीशन पैदा होता है, जिससे कि नए पैदा हुए बच्चे के अंदर कई सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। बल्कि कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चों को आगे जाकर के इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो कि लड़कों को इनफर्टाइल बना रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो है हमारे गैजेट्स। इन गैजेट्स की रेडिएशन की वजह से नहीं बल्कि इनकी हीट की वजह से ज्यादातर मर्द अपनी इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने हेल्दी सीमन सैंपल लिया और उसे 2.5 सेंटीमीटर दूर एक मोबाइल फोन रखा, इसलिए क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर ही पॉकेट और टेस्टिस के बीच में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होता है। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद जब उन्होंने सीमन का सैंपल को एनालाइज किया, उन्हें पता चला कि उस स्पर्म की क्वालिटी काफी ज्यादा हद तक डिग्रेड हो गई थी। अब रीजन ये है कि अक्सर टेस्टिस का टेम्परेचर जो होता है ना, वो बॉडी से 2 या 3 सेल्सियस ठंडा ही होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एकदम आइडियल होता है। लेकिन आज की तारीख में जो गैजेट से निकलता हुआ हीट है हमारे टेस्टिस के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, गैजेट्स का इम्पैक्ट इतना मेजर है कि सिर्फ 1 घंटा गोद में लेकर के लैपटॉप यूज किया जाए तो स्क्रोटम टेम्परेचर अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अब आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हर घंटे के यूजेज से स्पर्म प्रोडक्शन पर कितना हैम्पर होता होगा। मेल इनफर्टिलिटी का तीसरा मेजर रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी मेल फर्टिलिटी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। सिगरेट में लेड और कैडमियम जैसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि स्पर्म की मोर्फोलॉजी ही काफी ज्यादा बदल जाती है। सालों पहले रिसर्चर ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए में ऐसे लोगों को रखा गया जो स्मोकिंग जैसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाते थे, और ग्रुप बी में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो भारी मात्रा में स्मोकिंग किया करते थे। इसके बाद फिर रिसर्च में उन दोनों ग्रुप के सीमन को कलेक्ट किया, फिर उसे बारीकी से एनालाइज करना शुरू किया, जिसमें ये पता चला कि ग्रुप ए के लोग जो कि बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करते थे, उनके स्पर्म पूरी तरह से हेल्दी स्पर्म, और जहां ग्रुप बी के लोगों के बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे, उनके अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया। इसका मतलब होता है कि स्पर्म के अंदर मौजूद डीएनए पूरी तरह से टूट चुका था। इसी वजह से ग्रुप बी के ज्यादातर लोगों को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन खुशखबरी ये है दोस्तों कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह करके इनफर्टिलिटी के रिस्क को काफी हद तक कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग का ही केस ले लेते हैं। इससे कोज होती हुई इनफर्टिलिटी काफी सारे केसेस में रिवर्सिबल भी होती है। देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी ना एक ऐसी इनक्रेडिबल मशीन है ना कि अगर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अगर हमारी बॉडी की कोई बड़ी बीमारी आती है तो लाइफस्टाइल में सुधार करके फिर से ठीक भी होने लग जाती है। जैसे कि बचपन में अगर हमने हमारा ब्रह्मचर्य का नाश किया है तो उसे रिकवर भी किया जा सकता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं पर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इनफर्टिलिटी को रिकवर करने के लिए कुछ मेडिकल साइंस ने इसके कई सारे अल्टरनेटिव भी निकाले, जैसे कि सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हमारे यूथ की एक मेजर प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको हमारी ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा मिशन है कि हम इंडियन यूथ तक माइंड, मनी, मसल और उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, कमाल की जानकारी दें। तो हमारे इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल ब्रेक द कंफर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका मोहित पाटीदार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।